चलिए ठीक है। ये इस बार मालूम है इन्फॉर्मेशन आपको कि अब जो एग्जाम होगा सीटीईटी का, इस बार ये नहीं कि फिक्स कर दिया कि ऑफलाइन ही होगा, ऐसा नहीं है। दिस ओनली दिस टाइम। इसकी पीछे वजह क्या लग रही है? बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है। बीपीएससी, सीटीईटी, 7वां चरण, इतना ज्यादा घुल मिल गया था कि लगता है सरकार से लेकर के पूरा तंत्र मंत्र जितना था सब कंफ्यूज हो गया। इवन अभी तक कंफ्यूज है। खैर जो भी हो, उसके पीछे हम लोग को नहीं जाना है। सीटीईटी के एग्जाम को लेकर के फाइनल सूचना कल जारी कर दी गई। आप लोग भी देखा होगा, ग्रुप में आया हुआ है। कॉलेज के कई ग्रुप में भी देखे हम लोग, हर अलग अलग ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ है। बाइलिंगुअल आया हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आया हुआ है, तो जरूर दिखा होगा वो। मोटे मोटे तौर पर एक बात क्लियर कर दी गई है। तो इस बार जो जुलाई का एग्जाम होना था, जुलाई से अगस्त होना था, तो उसने अगस्त तक वाली जो बात थी उसको अगस्त में ही ले लिया, एक डेट को, 20 अगस्त। ठीक है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है? पहले होना था ऑनलाइन, अब होगा ऑफलाइन। अब इसमें फायदा नुकसान क्या होगा? फायदा नुकसान यही है मोटा मोटी कि जब से एग्जाम चल रहा था पूरा ड्यूरेशन लगभग 1 महीने का एग्जाम हो जाता था, पिछले साल जो देखा है, अभी 1-2 साल में। अब यहाँ क्या है कि एक दिन में सबका एग्जाम खत्म, फिनिश, 20 तारीख होगा खत्म। तो अब 20 से लेके 20 अगस्त तक का टाइम तो मिला सबको, तो करीब आपको 2 महीने का टाइम, मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए। ये बड़ी चीज़ है। ठीक है। इसलिए कि सिलेबस को बहुत ज़्यादा नहीं है इसका सीटीईटी का, अगर देखा जाए तो। किसी भी कभी भी यूट्यूब पे या ऐसे भी चैनल कहीं देखा हो, सबका मोटा मोटी यही कहना है कि अगर 1 महीना टाइम दे दिया देन 100% रिजल्ट आना ही है। क्लियर है? सीटीईटी को लेकर क्वालिफाइंग रिजल्ट तो आ ही जाएगा। अब रह गया कि 110 लाना है, 120 लाना है, 130 लाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेस्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, उसको बेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? 2 ही काम करेंगे। जो काम कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा अप्रोच बदल देंगे। अप्रोच क्या बदलेंगे कि सबका कंसेप्ट पढ़ लें, हम डिटेल्स में पढ़ लें, जो कि लगभग हम पिछले जो भी थ्योरी कराए हम, जब भी एरिक एरिक्सन भी पढ़ाया तो सिर्फ उसका वर्सेस में नहीं पढ़ाया, बल्कि उसके साथ साथ हम कंपेरेटिवली बताया कि प्याजे में ये चीज़ कैसे थी। जब जिन प्याजे भी पढ़े तो हम पढ़ा कि वाइगोस्की ने इसी एक टर्म को क्या कहा है। जब जेडपीडी की बात वाइगोस्की में किया तो फिर प्याजे ने उसको कैसे कहा है, इनको जेडपीडी को प्याजे अपने मैच्योरिटी से कैसे जोड़ते हैं, वो सब चीज़ कंपेरिजन में बताया, ताकि अगर क्वेश्चन को कम से कम बीपीएससी के टाइप पे ट्विस्ट करेगा भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। आउट ऑफ ऑल सब चीज़ कौन कितना तैयार किया है नहीं किया है, कल ही के टॉपिक के हिसाब से जो गिलफोर्ड का पढ़ा, उसमें क्या था कि जो भी कुछ होगा 2 ही मेन चीज़ होती है। एक होती है आपकी मेमोरी या स्मृति, उसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, चिंतन बनाते हैं। और चिंतन भी कैसी होती है? अपसारी होती है और अभिसारी होती है। तो अपसारी अभिसारी क्या होता है कि एक बार क्या होता है, कोई चिंतन अभिसारी पहले बनानी पड़ती है और अपसारी बाद में। क्योंकि ऐसा कैसे, मान के चलो कोई काम मेरे सामने रखा हुआ है, उसमें ढूंढने कहीं नहीं जाना है हमको, मेरे सामने चीज। मान लो घर में कोई काम कर रहे हैं डेली लाइफ का, सब्जी बनाना है, सब्जी तुम्हारे फ्रिज में रखा हुआ है, उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? किधर भी नहीं जाना है, फ्रिज खोलो, सब्जी निकालो, काटो, बना लो। उसमें अब सारी चिंतन की जरूरत क्या है? सब्जी है, बनाना है, खत्म मैटर। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स तुमको करना था, दूर कहीं जाना था, ढूंढना था, अच्छी सब्जी नहीं है, खराब है, तो वहां पे दृष्टिकोण लगाते कि हम ये ले लें कि वो ले लें, ये अच्छी है तो ये महंगी है, ये सस्ती है तो अच्छी नहीं है। एक कंफ्यूजन की स्थिति वहां बनती। और कुछ अगर ऐसा अप्रोप्रिएट रेट में है तो तुमको पसंद नहीं है, तो वहां पे हम सोचते क्या ले क्या नहीं ले, है ना? इस तरह की सोचना जैसे कि एरिक एरिक्सन में होती है, क्या करें क्या ना करें, तो कंफ्यूज वहां पे होंगे। लेकिन जब क्लियर है कि फ्रिज में रखी यही सब्जी आज यही को बनाना है, तो क्यों कंफ्यूज होंगे? भाई बनाना तो है, उसी को बनाना है, बनाओ। तो जब एक ही चीज पे मेरा काम कॉम्पैक्ट हो गया, वो अभी सारी है, कहीं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, लिमिट कर गया, ये होता है। लेकिन अगर मान के चलो ऑप्शंस के साथ है और चुनना है हमको, देन क्या होगा? तब वो अपसारी में होगा, केंद्र से उठ करके दूर तक बढ़ जाएगा। इसीलिए कल जब हम गिलफोर्ड की बात किया, तो जब स्मृति आई, उसके पहले क्या आया? संज्ञान आया। संज्ञान में कोई चीज़ आती है हमारे, उस संज्ञान को स्मृति से जोड़े हम, उसको जोड़ने के बाद फिर कहाँ चले गए? तो उसको जोड़ने के बाद आए कहाँ गए बताइए? मूल्यांकन, सीधे मूल्यांकन, उत्पाद पे गया, मूल्यांकन में सारा चीज़ क्या। खैर, तो ये सारी चीज़ कितना याद है नहीं है आपको, वो सब टेस्ट में सामने आ जाएगी। कल पढ़ाए इसलिए वो वाला हिस्सा कल जो पढ़ाया था
वो आज हम टेस्ट में नहीं लेंगे। आज हम वो पढ़ाएंगे जो थोड़ा इसमें आपको टाइम मिल जाए, 2 दिन 4 दिन गैप दे दें। अब 2 काम करेंगे। एक चीज़ क्लियर हो गया है, पहले के बच्चे लोग कंफ्यूज होते थे कि टेस्ट अगर हो भी रहा है ऑफलाइन तो ऑनलाइन एग्जाम होता था। एक उनका बहाना होता था कम से कम, या सच्चाई होगी कि चलो मतलब हमको ऑफलाइन टेस्ट दिए लेकिन ऑनलाइन नहीं दिया था। अब तो वो चक्कर खत्म है ना, तो हम ऑफलाइन टेस्ट आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कोशिश करने दिन में बढ़ गया 1 महीना, तो इसमें अगर हम 4 5 10 सेट अगर हम ले सके टेस्ट तो अच्छा रहेगा। और टेस्ट में आप अचीव कर पाए नंबर अगर तो वही अच्छा होगा। टेस्ट खराब चलेगा वो मैटर नहीं, बहुत बड़ा मैटर नहीं। टेस्ट खराब चला गया, मगर कम से कम जो टेस्ट खराब चला गया आज की डेट में घर पे जाके उस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना होगा। तो फिर उस टेस्ट का जो मतलब है, यहाँ पे भले नहीं मिला मगर दूरगामी परिणाम हमको मिल जाएगा उसका। अभी का परिणाम नहीं मिला, अभी अच्छा नंबर नहीं आया हमको टेस्ट में, मगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन तब तो नंबर दे के जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ भी छोड़ जाए तो नहीं होगा। तो टेस्ट को हल्के में नहीं लीजिएगा, एकदम गंभीरता के साथ लीजिएगा और कोशिश करेंगे टेस्ट और ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुनिएगा गौर से, और उस क्वेश्चन के बाद आपका फीडबैक क्या है, आंसर क्या आता है वो देखेंगे। हाँ, आप समझिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके ग्रुप में चला जाएगा। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अपने विचारों पर चिंतन करते हैं, अपने को स्वयं अधिगम की निगरानी में रखते हैं, अपनी समस्या समाधान की क्षमताओं में सुधार के लिए अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन है इसके लिए, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चला जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा, चौथी अवस्था में जाएगा, मतलब 11 से ऊपर है कि नहीं। 2 लाइन में लिखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे की जो 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसके माध्यम से वो प्रगति करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और अधिकांश बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, कौन सी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से ऊपर वाली जो अवस्था है उसके दौरान क्या करते हैं, वो तार्किक रूप से अमूर्त, अमूर्त मालूम है, जिसको देखा नहीं देखा उससे मतलब नहीं, ठोस सोच है मेरी उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तार्किक रूप से अमूर्त अवस्थाओं के समाधान में सक्षम हो जाते हैं, समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। और ये वर्ष 11 से ऊपर का गिना जाता है, कहीं कहीं 12 वर्ष से भी लिखा हुआ है। डिपेंड करेगा ये कि हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, अगर वर्ष में दिया है, अभी तो हम 4 नाम लिखा है ऑप्शन में, कोई वर्ष का चर्चा यहाँ पे नहीं है, लेकिन उल्टा कर सकता है, इसको 4 ये नाम नहीं दे करके एज वाइज कर दे, 0 से 2 वर्ष एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2 से 7, तीसरा ऑप्शन 7 से 11 और चौथा 11 से ऊपर या 11 से 15, दोनों ऑप्शन मिलता है। कहीं कहीं 12 से भी दे दिया हुआ है, तो वो देखेंगे कि मेरा जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो कौन सा है। अगर 12 से दिया हुआ तो उधर ही चले जाएंगे, हमको चारों में से ही ना चुनना है, 5 ऑप्शन तो चुनना नहीं है। तो इसको ध्यान रखें, कहीं कहीं अलग अलग राइटर ने 12 वर्ष भी लिख दिया है, किसी ने 11 से 15 साल भी लिख दिया है, कोई 11 वर्ष के बाद लिखते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डिफरेंट राइटर्स के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके सीटीईटी के क्वेश्चंस में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ये चौथा वाला स्टेज करना। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है, मोटा मोटी जो कारण यही है कि औपचारिक अवस्था में बच्चा जो भी करता है तर्क लगाना सीख लिया है, और तर्क के आधार पर सही गलत का फैसला वो करता है, और उसी को वो अप्लाई करना चाहता है। अमूर्त अवस्थाओं के बारे में भी, मूर्त अवस्था तक नहीं था, मूर्त के अलावा अमूर्त में वहाँ पे सोच सकता है। इसीलिए बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो आंसर जाएगा वो चौथे ऑप्शन के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन 2 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चा आकार, आकृति, रंग और अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूहित करता है, अलग अलग कर सकता है, तो एक शिक्षक को डैश कार्य देना चाहिए। ऑप्शन है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, बी वर्गीकरण, सी निष्क्रिय अनुसरण, डी वस्तु अस्थायित्व। 4 ऑप्शन हुआ। मतलब रंग देखे, साइज देखे, आकार, कुत्ता बिल्ली को देख के बता देगा, लुक ही अलग है, साइज भी अलग है, बोलचाल का ढंग भी अलग है, हो सकता है आवाज सुना तो पकड़ लिया, स्कीमा बना हुआ है उसके माइंड में ना, प्याजे में स्कीमा आती है, स्कीमा मालूम है बिल्ली म्याऊं करेगी, कुत्ता भाव करेगा, उससे पकड़ लिया हो, साइज देख के पकड़ लिया हो, कलर देख के पकड़ लिया हो, रंग देख के पकड़ लिया हो। गाय भैंस का एग्जाम्पल है, दोनों बराबर साइज का, दोनों बराबर है, लेकिन दोनों में कुछ तो अलग है, 4 पाँव है, 1 पूंछ है, 2 सींग है, वो ठीक है, दोनों दूध देती है, वो भी ठीक है, लेकिन एक काली है, एक उजली हो सकती है, एक दूसरे रंग की हो सकती है, एक रंग बिरंगी हो सकती है। तो डिफरेंसेस जो बच्चे को डेवलप करना है वो बच्चा देख के बता सकता है, ये कन्फर्म है। अगर बच्चा देख के एक चीज़ को कन्फर्म कर दे कि ये क्या है वो क्या है, तो उस हालत में एक टीचर बच्चे को किस तरह का काम दे कि बच्चा उसको आसानी से कर ले, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। क्या क्या ऑप्शन दिया आपके सामने? काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, काल्पनिक निगमनात्मक, जो चीज़ नहीं है मेरे पास, कल्पना में, इमेजिनेशन, अमूर्त, उस चीज़ का निगमन करे, मतलब उसकी व्याख्या कर दे बच्चा। आगमन निगमन विधि सुना था, एक आगमन होता है कि थ्योरी बता दिया, उसको समझा रहे हैं, है ना। जैसे बोले किसी 2 नंबर का जोड़ 7 है और 1 नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है 1, मतलब क्या बोला गया? आगमन में बोलते थे ना कि 2 नंबर का जोड़ 7 हो गया, तो तुम करोगे x + y 7, सिंपल, दोनों नहीं है मालूम। अब बोला 1 नंबर दूसरे से 1 ज्यादा है, तो अब क्या करें भाई? तो 1 को कर दो 3, तो दूसरा क्या होगा? 3 + 1 4, तो 3 और 4 हो जाएगा 7। ये x और y मान के चले हम, कौन करेगा? जिसको तर्क होगा, जो जोड़ना जानता होगा अच्छे से। अगर आसान करना होता तो सीधे कहते x = 3 है, y = 4 है, x + y के बारे में निकालो। अब बताओ ज़्यादा बच्चा कौन सा काम कर लेगा? आगमन वाला काम ज़्यादा लोग कर लेगा कि x + y निकाला, 7 किया, और y बराबर लिखा x + 1। अब y को हटा करके x को लिखा x और y को क्या लिखा? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो बच्चा एक लिख गया x + y = 7, ठीक, ये आगमन में हम जा रहे हैं। अब चूंकि बोले थे कि 1 नंबर दूसरे से 1 ज्यादा है, तो y + 1 है, x जो है y + 1 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे? इस x को हम ये लिख देंगे y + 1, अब प्लस y है वो भी रहेगा बराबर 7, तो यहाँ से 2y = 7, और ये एक आके घटेगा तो बराबर 6, ये से 2 के अंदर 2 × 6, तो उसको मालूम हो गया y बराबर कितना है? y बराबर 3 होगा, तो x कितना होगा? 3 × 1 4 हो गया। ये है आपका आगमन विधि। ये काम कितना बच्चा करेगा? अब दूसरे एक बच्चों को क्या कर देंगे हम? उसको इतना नहीं घुमाना है, उसको बोलना है सीधे सीधे, देखो x = 3 है, y = 4 है, तो तुम निकालो x + y कितना होगा? 7। ज्यादा बच्चा ये काम करेगा कि ये काम करेगा? सो बताओ, ये सब कर लेगा। तो ये निगमन है, जिसमें कोई उदाहरण को लेकर आगे चलते हैं बस। तो ये जो ऑप्शन है ये ऐसे समझा दिया आपको, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, तर्क लगा है। ये तो हम लिखे, इसके बारे में क्या बता रहे थे? तर्क लगा रहे थे, बिना लिखे बोल रहे थे कि मान लो ऐसे, मान लो वैसे, ये तर्क लगाना होगा। एक बच्चा बिना लिखे लिखाए, बिना कोई चीज़ को मिलाए, अपना तर्क लगाया और रीजनिंग करके आंसर दे दिया, एक वो वाला। ये यहाँ पे करेगा बच्चा जब रंग से पहचान रहा, तो ये काम नहीं देंगे। रंग देख के तो कोई भी बता देगा ना कि अलग अलग है, लेकिन ये तर्क सब लगा लेगा, नहीं लगा सकता, ये काम नहीं देंगे हम। दूसरा वर्गीकरण है, अलग अलग करना, लग भी रहा होगा यही होगा, वर्गीकरण करना। ये भैंस अलग हो गया, ये बिल्ली अलग हो गई, ये कुत्ता अलग, आकार देख के, साइज देख के, छोटा बड़ा देख करके, रंग रूप और अन्य कोई विशेषता देख के। तो यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी जो है निष्क्रिय अनुसरण और वस्तु अस्थायित्व, ये सब अलग तरह का ये है। इस सवाल से बहुत ज़्यादा लेना देना उसका बिल्कुल भी नहीं है। इसका लेना देना किससे? रंग, रूप, आकृति, अन्य विशेषताओं को देख करके
अलग अलग वस्तुओं को अलग कर देने की क्षमता उसमें है, हम वर्गीकरण का काम उसको दे देंगे। ऑप्शन में क्या जाएगा? वर्गीकरण जाएगा, यानी बी आंसर के साथ। तीसरा सवाल है डैश का उपयोग, खाली जगह है, डैश का उपयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। किसका उपयोग? ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी वस्तु अस्थायित्व, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो दो ऑप्शन दिया है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के बारे में कभी पियाजे चर्चा किया था? पियाजे तो चर्चा ही नहीं किया स्कैफोल्डिंग के बारे में, ये तो वाइगोस्की करता है, झूठ का दे दिया यहाँ पर, इसको हटाओ, पहले हटा देंगे, पहला ऑप्शन हटा। उसके बाद है वस्तु अस्थायित्व, स्कीमा, समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, ZPD, ये भी कौन दिया? उसको भी हटा दो। अब दो तो ऐसे ही हट गया, 50-50। अब बचा दो ही ऑप्शन, एक वस्तु अस्थायित्व और दूसरा स्कीमा। अब बोल क्या रहा, सवाल क्या है? स्कीमा क्या होता है मालूम ही है? स्कीमा का अर्थ होता है कि किसी एक चीज के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में एक इमेज बैठा हुआ है। जैसे कुत्ता भौंकता है, जहाँ जैसे कुत्ता को 4 पाँव होता है, कुत्ते को एक दुम होते हैं, इस सब तरह की चीज। या बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली 4 पाँव वाली जानवर है लेकिन छोटी है ना, बिल्ली घरों में रहती है। इस सब तरह की सोच हमारे माइंड में है, बच्चे के माइंड में होती है। स्कीमा है, अलग कुछ गुण दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। बिल्ली जो होती है, कैट फैमिली जो होती है, शेर भी कैट फैमिली में है, वो बहुत कुछ कर सकती है, चीर फाड़ भी कर सकती है, लेकिन नॉर्मली क्या करती है? घरों में रहती है, दूध पीती है, म्याऊं म्याऊं करती है, चूहा पकड़ती है, ये सबको पता है। जो साधारण सी बात है वो स्कीमा का हिस्सा है। कुछ विशेष होगा तो उसमें जाके देखेंगे क्या हुआ। एक स्कीमा जान ही रहे। दूसरा क्या है? वस्तु अस्थायित्व, जिसके बारे में एक फिक्स आपका माइंड सेट है पूरा, ऐसा वो फिक्स वाला स्टेज कब होता है? आखिरी में आता है, औपचारिक अवस्था में जाके आता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सवाल के हिसाब से कि डैश का उपयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। कि मानसिक वर्णन, कोई एक बच्चा कोई एक चीज के बारे में जो भी ओपिनियन रखता है, जो भी मेजरमेंट, जो भी वैल्यू, जो भी मान सम्मान, ये जो भी मान्यता रख रहा है, उस बात को कहीं पे वो सामने रखेगा। किस आधार पर रखेगा? स्कीमा के आधार पर। ठीक है, इसीलिए हम समझाए थे शुरू में कि एक बच्चा को जब यही बताया जाएगा कि 4 पाँव वाला जानवर बिल्ली है, तब तो कुत्ता कोई भी बिल्ली ही बोलेगा वो, और घोड़ा कोई बिल्ली बोल देगा वो। तब उसको बताया जाएगा नहीं, घोड़ा हिनहिनाता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, एक अंतर हुआ। दूसरा क्या, घोड़ा बहुत बड़ा जानवर होता है, लथार भी मार देता है, बिल्ली ऐसा कुछ भी नहीं करती, लथार भी नहीं मारती, छोटी जानवर होती है। कुत्ता बीच का जानवर होता है, न घोड़े जितना बड़ा न बिल्ली जितना छोटा, बीच का 4 पाँव वाला होता है। तीनों को दुम होती है, मगर तीनों के दुम का नेचर अलग है। लोग कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सुना होगा, क्यों कहते हैं? हमेशा देखा होगा उसको। तो इसी वजह से क्या, कुछ नेचर है, कुछ स्वभाव है, कुछ पहचान है, कुछ आइडेंटिफिकेशन है। इन ओवरऑल सारी आइडेंटिफिकेशन पहचान को मिला के क्या नाम दिया गया है? स्कीमा, पियाजे का है। इसका ZPD से कोई लेना देना समीपवर्ती से नहीं है, और न ही यहाँ पर कहीं पर इसके फोल्डिंग की बात की गई। ये दोनों तो खैर वाइगोस्की करते हैं। उनको हटाने का जो 2 ऑप्शन बचा, वस्तु अस्थायित्व की तरफ ये बात नहीं जाएगी, क्या जाएगी? स्कीमा में जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? श्रेणियों में, अलग अलग सीरीज में बांटते हैं। कौन कौन? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें कहाँ जाएगा मेरा आंसर? ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? जहाँ बच्चा व्यवस्थित की बात करेगा और किसी चीज को श्रेणीबद्ध करने की बात करेगा, क्लासिफाई करके रखने की बात करेगा, अच्छे ढंग से समझ बूझ करके किस चीज़ों को कहाँ रखना है। एग्जाम्पल जैसे बैग ही का दिया, स्कूल बैग, स्कूल के अंदर बहुत तरह की किताबें, छोटी मोटी पतली, है ना, लंच बॉक्स, उसे खाने वाला पैकेट, उसके कुछ खिलौने, उसकी पेन पेंसिल बॉक्स, है ना,
और मिसलिनियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक बच्चे से जुड़ा हुआ जो भी है उनको बच्चा सिर्फ रखता नहीं है, संभाल कर भी रखता है। उसको मालूम है कि कोई चीज़ का दोस्त खा जाएगा तो उसको वो कहाँ रखेगा, कोई चीज़ का दोस्त उससे ले लेगा तो कहाँ रखेगा। तो सिर्फ रखना नहीं जान रहा है, व्यवस्थित करके रखना चाह रहा है कि ये सेफ भी रहे, ये अच्छे से भी रहे, पैसा कहीं और रखेगा नहीं होता है। छोटे बच्चों में होता है पैसा, या बड़े बच्चों में कुछ जो उतना सोच समझ वाले नहीं होते हैं बड़ी एज में भी, तो पैसा नोट वोट को क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं, किताब के अंदर, कॉपी के अंदर डाल देते हैं, वो भी होता है। लेकिन वो जब वहाँ भी रखेगा तो ऐसा रखेगा पता नहीं चले, कोई दूसरा किताब देख के पैसा नहीं निकालना, इतना सोच समझ के रखता है, व्यवस्थित करके रखता है वो। तो पहला संवेदी तो नहीं होगा, लास्ट वाला औपचारिक भी नहीं होगा, दो को तो पहले हटा देंगे। बीच का दो बच्चा जिसमें पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, तो पूर्व भी नहीं होगा यहाँ। उसमें एक तरफ का ऑर्डर उसको पता, जैसे सीढ़ी चढ़ गया उतरना नहीं जाना, दो हिस्से में बांटे, याद है। तो एक इकट्ठा काम करने की आदत है, कंपेरेटिवली चीज़ों को नहीं जानता, और जब व्यवस्था बनाएंगे तो कंपेयर करके सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए आंसर मेरा चला जाएगा मूर्त के साथ, ठीक है ना। कि मूर्त यानी वो सारी चीज़ें जो ठोस अवस्था में उसके पास मौजूद है, उनको कहाँ कैसे कब कैसे अरेंज करना है वो सारी समझ, तो क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वाले में या आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। मतलब जो सवाल अभी आपसे पूछा गया, इससे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था, नीचे अवस्था बताएंगे, उसको देखिएगा कौन कौन सा अवस्था बोला जा रहा है। उन अवस्थाओं में से कौन सी ऐसी अवस्था है जो 3 से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसको सिखाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर भी ध्यान देंगे तो सामने बहुत कुछ आ जाएगा। ऑप्शन है पहला, संरक्षण, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, संरक्षण रखना, ये चीज़ के लिए होगा। या अनुक्रमता, अनुक्रम एक सीरियल में एक ऑर्डर में कोई चीज़ को रखना। तीसरा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, संकेत में कोई काम करना। और चौथा, तर्क अनुप्रयोग, कौन होगा। छोटे बच्चों में एक चीज़ होती है, आपके घर में अपने घर में जैसे खेल रहा है खेले, अगर बाहरी कोई बच्चा आया तो अपने प्यारे खिलौनों को जिसमें उसका दिल दिमाग लगा हुआ है उसको सबसे पहले हिफाजत से रखाएगा। अगर नहीं भी रखा, अगर देखा दूसरा बच्चा छू दिया उसको, तब पक्का उसको रखाएगा, सुरक्षित कर देगा वो। अगर वो अपना खिलौना लेके नीचे कहीं गया है तो आने के टाइम में ऊपर वो खिलौना लेके ही आएगा। एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में गया है तो जब तक वो अपना खिलौना नहीं ले ले, खिलौना तो छोड़ दीजिए, अपनी चप्पल तक नहीं छोड़ेगा वो, अपने पेरेंट्स की चप्पल भी उठा के ले आएगा, उसके लिए ये मेरे पापा का, मेरी मम्मी का। इतनी समझ उसमें होती है, अपना क्या है वो समझता है। इवन दूसरे का भी जो अच्छा खिलौना है वो भी छीन लेगा, वो अलग बात है, लेकिन अपना तो ज़रूर ले आएगा। तो ये सुरक्षा करता है अपने। आपके सुरक्षा कैसा किया, ज्वेलरी का तो नहीं करेगा सुरक्षा, उसको क्या पता ज्वेलरी के बारे में, खेल खिलौने की उम्र है उसकी तो वही जानेगा। तो वो बच्चा क्या समझेगा, संरक्षण की बात है। दूसरा, अनुक्रम था, एक अनुक्रम, एक ऑर्डर में कोई चीज़ों को रखना। वो क्या होता है, पहली बात कि बच्चे को मालूम है संरक्षण कैसे करना, हम सिखाएंगे नहीं। आप नहीं बोलते हैं कि खिलौना अपना उठा के ले आओ, दूसरा बच्चा लेके जाए, कहीं बोला है, खुद उठा के ले आता है, उसको लगता है मेरा है। ईगो की भावना जो होती है सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। एवरीथिंग बियॉन्ड ईगो वहीं पे रियलाइज होती है बच्चों में। तो बच्चा क्या करता है, सब चीज़ों को अहम केंद्रित कर लेता है, अपने लिए जोड़ता है, वो मान के चलता है हर चीज़ में पहला अधिकार उसी का है। तो वो बिना सिखाए आपको वो काम करता है। उसको हम क्यों सिखाएंगे, हम लोग तो उल्टा सिखाएंगे सबसे मिल बांट के खाओ, मिल बांट के खेलो, गार्जियन ये सिखाते हैं। लेकिन बच्चा नहीं देगा, नहीं, अपने भाई को भी नहीं देगा, छोटे भाई को भी नहीं देगा। अगर मानो वो खा लेगा तो पहले ही खा लेगा, नहीं खाने वाला था बाद में खाता, लेकिन अब खा लेगा। तो वो सिखाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी है उसके अंदर। अनुक्रम में करना वो जानता है, अपने हिसाब से जैसे करे, क्लासिफिकेशन नहीं बोल रहे। क्लासिफिकेशन ये होता है कि एकदम एक अरेंज करो, ये इसके बाद ये उसके बाद, अपने हिसाब से जैसे भी रखता हूँ। खिलौनों को देखिए 10 बार रखेगा डब्बा में, 10 बार निकालेगा। कोई ऐसा है खेलने खिलौने की जगह बना दिया आपने, खेल कूद के खिलौना वाला रख ही आएगा वो, फिर बाद में निकाल के ले आएगा। अब कहेगा ऐसे फेंके रहता है, ऐसे इसलिए फेंके रहता है कि उसको किसी के लेके जाने का डर नहीं है,
मगर अगर कोई ऐसा बच्चा आया जो उसे खिलौने लेके भाग जाएगा, उसको ऐसे फीलिंग आ गया है, तो वो खिलौना कहीं इधर उधर नहीं रखेगा। वो अपने सारे खिलौनों को उठा के जहाँ पे से खिलौना घर होगा वहाँ रखाएगा। क्लियर है? उसको मालूम है मेरी जगह है, यहाँ कोई और नहीं। हाँ, एक हालत में जब उसके उस खिलौने की जगह को कोई दूसरा भी जान रहा है, उसके अलावा जाके खोल लेता है, तब वो उसे कहीं और जाके रखाएगा, संरक्षित करेगा अपने हिसाब से। वो हमको सिखाना नहीं है, वो तो करता है, अनुक्रम भी वो कर लेता है। तर्क लगाएगा बच्चा, तर्क अनुप्रयोग, तर्क लगाने वाला तो बच्चा 3 से 6 साल का नहीं होता है, वो तो पहले लिखे, इस वजह से पहले देखा। तर्क तो औपचारिक अवस्था में लगाता है, अमूर्त चीज़ों के ऊपर तर्क लगा करके कोई अपना भावना बना सकेगा, है कि नहीं? वो अंतिम में है। तो पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला अनुक्रम नहीं होगा, चौथा वाला अनुक्रम तर्क अनुप्रयोग वो भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या? संकेत। बच्चों का संकेत में समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ संकेतिक हम समझाते हैं बच्चों को। तो ये जो 3 से 6 साल में बच्चों को सिखाने वाली चीज़ है वो कौन है? सांकेतिक, सिंबॉलिक। ठीक है? जैसे गार्जियन कहता है, देखो अगर मान लिया उसको लगा कि उसके बच्चे को मारा और रिएक्ट वो नहीं कर पाया, तो गार्जियन ये नहीं कहता तुम पलट के उसको पीटो, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेगा अपना बचाव करो, नहीं बोलेगा। अगर उसको लगा कि उसका बड़ा भाई, उसका कोई ऐसा खेलने वाला चचेरा मचेरा खिलेड़ा कोई ऐसा भाई हो जिस तरह वो खेलता है, या अगर बाहर का पड़ोसी हो, वो पकड़ के पीट दिया, और खेलने से मना भी नहीं करे लेकिन पीट दिया है, और बच्चा आके चुपचाप सह लिया, ठीक है, कुछ बड़ा कांड कर, गला दाब देगा उसका, गला दाबने लगा कुछ खेल में, कुछ देखा तो आप बोलेंगे रिएक्ट करो, नहीं होता तो आवाज़ दो, बोलो मम्मा, बोलो पापा, बोलो भैया, आवाज़ दे के बोलो, ये आप उसको समझाएंगे। कब? रिएक्ट करने को बोलेंगे, एक संकेत देंगे, मतलब बच्चों को बोले तुम संकेत दो, ये तुम्हारा संकेत होगा। जो बच्चा समझ रहा है, बच्चा नहीं जाना है इसको संकेत कहा जाता है, लेकिन बच्चा ये जरूर समझेगा कि मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ये बोलो, हम बचा लेंगे। एक फीलिंग उसके अंदर आती है, उसको मालूम है कि उसको बचाने वाला मम्मी पापा ही है, या बड़ा भाई, बड़ी बहन। तो उस अवस्था में कहा जाए कि अगर कोई आपका अपना है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, जो पास में रहता है, अगर वहाँ पे आपको कोई इस तरह कर रहा है, तो बाबू बच्चे को सिखाता है कि तुम आवाज़ लगाओ, है ना? तो ये संकेत देना हुआ ना बच्चे को। ये उम्र 3 से 6 साल के बीच होती है। इसे बच्चों को हम बहुत तरह का संकेत सिखाते हैं। जैसे कोई टॉफ़ी दे के बुला लिया, बच्चा चला जाएगा, नहीं बेटा टॉफ़ी के लिए नहीं जाना चाहिए, कोई भी आदमी अच्छा नहीं हो सकता है, घर में मांग लो, हमसे मांग लो, कोई टॉफ़ी दे रहा है तो हमसे पूछ लो। ये धीरे 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 क्या होता है, उसको हम असिमिलेट कराते हैं चीज़ों को, है ना? और बच्चा उस चीज़ों को धीरे धीरे एडप्ट करते जाते हैं। एक ही कहे सारा पाठ लिखे, नो ये सारा पोथी पढ़ना है, कोई बुलाए तो नहीं जाना, कोई ऐसे कहे तो ये कहना, तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। 3 से 6 साल इसलिए कि धीरे धीरे एक एक चीज़ों को एक्टिवली हम उसमें इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं। बच्चा समझता है अच्छा ये मार रहा है तो क्या मम्मा ये मार रहा है, बोल देगा, पापा ये मार रहा है, बोल देगा। कोई उसको बुला रहा है, उसको याद आ गया मम्मी तो मना की है, दूसरा ऐसे कहे मम्मा ये देखो नहीं, इनको टॉफ़ी दे रहा है, बच्चा बोलता है, रिएक्ट कर देगा वो, उसको लगेगा मना किया है। देखिए कम बोलेगा, बात को रिएक्ट करके आपके सामने रख देगा कि मम्मा ये दे रहा है, इतना तो बोल देगा, समझ जाए ये दे रहा है, और आप मना किए देने वाली चीज़ है, तो आप कहेगा देखो ऐसे नहीं करना, छोड़ो मत दो, हम इसको सिखाए हुए ऐसे, ये ऐसा नहीं सिखाओ, और राइट मत करो, ठीक है ना? तो ये 3 से 6 साल में गार्जियन बच्चों को सिंबॉलिक अवस्थाओं में बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट कराने की कोशिश करते हैं, करनी भी चाहिए। सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? यानी कि प्याजे की बात हम कर रहे हैं, उनका विकास वाला सिद्धांत है, उसमें जो चरणों में बांटा गया है, अलग अलग चरणों में किस चरण में कौन सा चीज़ सीखता है बच्चा, उसको बांटने पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ऑप्शन है आपका विकास की निरंतरता, विकास की निरंतरता मतलब विकास लगातार होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विकास की अनिरंतरता, मतलब विकास रुक करके होता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। ये ऑप्शन सुन के ही लग रहा होगा ये ऑप्शन तो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑप्शन को पहले हटा देंगे कोई सवाल में, तो दूसरा तो खैर कहीं से नहीं बैठेगा, पहले हटा देंगे, पहला वाला रखेंगे एक जगह। तीसरा ऑप्शन है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारण, संस्कृति जो हमारे सोसाइटी में बहुत तरह का चलन होता है, पूजा होती है, पंडाल लगता है, पूजा तो घर में भी होती होगी, आपके घर में दुर्गा जी की मूर्ति नहीं होगी, होगी,
सारे भगवानों की मूर्तियाँ होंगी, लेकिन स्पेशली सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जब दुर्गा पूजा आता है तो बड़ी से पंडाल लगती है, वहाँ पे मूर्ति होती है। तो जो उस जगह का रहने वाला बच्चा है उस संस्कृति को समझता है। वो जुमा का दिन होता है और नमाज में हम नहीं पढ़ लेता, लेकिन जुमा की नमाज मुस्लिम कल्चर में मस्जिद में जाकर के ही होती है। छोटा बच्चा खास तौर पे जाता है उसमें, साथ में हाथ पकड़ के गार्जियन का, सीख मिलती है उसको, क्या है इस जगह, क्या कहते हैं, कैसे आना चाहिए, चप्पल उतार के जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ संस्कृत वो किताब में लिखा हुआ उसको मिल जाएगा, अलग है, लेकिन वो किताब से देख कर नहीं सीखता है। वो कहाँ से? अपने बड़ों से, सोसाइटी से एडप्ट करता है, एडप्टेशन होता है वो। तो तीसरा कारण यह है कि विकास को प्रभावित करने वाले जो सांस्कृतिक कारक हैं उससे। और लास्ट ऑप्शन है आपका विकास प्रक्रिया से संबंधित वातावरणीय कारक, जो वातावरण में जो भी कारक है उससे। तो कौन होगा इसमें? आपका जो बोल रहा है कि विकास के चरण को समझने के लिए स्पष्ट रूप से जोर देता है, कौन सा? तो निरंतरता, विकास की निरंतरता तो हमेशा बनी रहती है, एक जैसी बात कही जा रही है। दूसरा जो बोला जा रहा है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, उससे भी तो बच्चा कुछ सीख ही रहा है ना। संस्कृति को जानेगा तो संस्कृति से कुछ सीखेगा भी। पूजा कैसे की जाती है, पंडाल में क्या क्या होता है, वो सीख ही रहा ना वो। या मस्जिद में जाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, वजू खाना किधर है, चप्पल कहाँ रखेंगे, सीख ही तो रहा है वो, कहाँ नहीं सीख रहा है। ये भी तो विकास का चरण है। ये पहला वाला ये स्टेप जो था वही चीज़ तो यहाँ भी आ गया, ठीक है ना। डी में क्या बोला गया? विकास प्रक्रियाओं से संबंधित वातावरणीय कारक। वातावरण, मस्जिद मंदिर कहाँ होती है? वातावरण से बाहर होती है, वातावरण नहीं होती है। तो बच्चा तो वहाँ सीखा ही। अगर दुकानदार कोई दुकान खोले वहाँ, बच्चा वहाँ कोई सामान ना नहीं है तो वो भी वहाँ सीखेगा ही। तो वातावरण के अंदर सीखने की बात हो, सांस्कृतिक चीज़ों को सीखने की बात हो, या निरंतरता की बात हो, ये तीनों तो एक ही जैसा है ना ऑप्शन। अलग क्या है इसमें? अलग कौन है? अलग तो एक ही दिख रहा है। कौन? जो निरंतरता को रोकने की बात कर रहा है। तो जो ऑप्शन आपका था बी में, वो कह रहा है विकास की अनिरंतरता, मतलब विकास निरंतर नहीं होता है, ठीक है। विकास निरंतर होता तो लगातार हो रहा है, लगा के निगेटिव बना दिया। अनिरंतरता क्या बता रहा है? कि विकास निरंतर नहीं होता है, ये बता रहा है। तो ये बात जो है ये किस पे जोर देता है? विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? इसी बात पे स्पष्ट रूप से जोर देता है, बी वाले पे चला जाएगा। नेगेटिव नहीं है ये, इस सेंस में ये हो गया कि अनिरंतरता पर जोर देंगे कि अनिरंतरता नहीं है। ये जोर देने का मतलब है स्पष्ट रूप से क्लियरफाई किया जा रहा है कि बच्चे के अंदर, आप बता रहे अनिरंतरता से वो दूर रहेगा। जो कि आप बोल रहे हैं कि विकास की अनिरंतरता जो होती है, रुकावट जो होती है, वो सही नहीं है। ये एक तरह से पिछले तीनों जितना भी है उससे हट के हो गए, ठीक है। अगर इसी सवाल को थोड़ा बदल दें, हम अगर बदल देते, जिसमें हाँ बोला गया है ना कि विकास के चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में किन नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, लिखा हुआ है, जोर नहीं देता है, दे देते तो नहीं देता है, तो जोर नहीं देता है तो ये आपका निरंतरता हो जाता है। इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा क्लियर ये करना चाहिए था, इसमें नहीं लगाना चाहिए था सवाल में। इसमें दिया हुआ है हाँ, वो गलत है। सवाल का जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से सवाल गलत बन रहा है, ठीक है। सवाल जो था डाउनलोडेड था इसलिए आपको बोले, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जोर देने की बात है। जोर देने का तो निरंतरता नहीं करता है, सवाल में नहीं लगा देंगे। ऑप्शन मेरा बी के साथ चला जाएगा। ऐसे में नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है, ठीक है। उससे भी चूंकि पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन सब विकास की बात करा, चाहे वातावरण से सीखिए, सांस्कृतिक चीजों से सीखिए, और नहीं तो फिर आप डेली लाइफ में सीखिए, ठीक है। अगला एक और सवाल ले रहे हैं। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में, कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? क्या कर पाते हैं? ऑप्शन ए है प्रतिलोमिक चिंतन, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन सी अनुक्रमिक वर्गीकरण, और ऑप्शन डी संरक्षण। 4 ऑप्शन है, क्या कर पाते हैं? पहला वाला तो हर हाल में हट जाएगा, प्रतिलोमिक चिंतन नहीं लाना है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन जो था आपका, वह जहाँ प्रतीकात्मक खेल है, जो भी खेल उसको पसंद आएगा उसको समझने की कोशिश, खेलने पर ध्यान वो पूरा देगा, है ना।
ऐसे खेलों को खेलना चाहता है जिसमें प्रतीक हो। अब देखा होगा कुछ ट्रेन वाला खिलौना होगा जिसमें स्टेशन बना रहेगा, चीज़ रहेगी, पटरी पर ट्रेन जा रही है, यहाँ पे गाड़ी रुकेगी। व्यापारी खेलेगा, लूडो खेलेगा जिसमें कुछ जगह होता है स्टेशन खरीदने वाला चीज़, ऐसी चीज़ है जहाँ पे इसको फिगर होगा, कुछ सिंबल होगा। कहीं पे कोई हवाई जहाज़ ले लेगा, हवाई जहाज़ से खेलेगा तो हवाई जहाज़ कभी नहीं लेगा। अब ट्रेन ले लेगा, ट्रेन से खेलेगा तो अब ट्रेन नहीं लेगा, कुछ और। मतलब नई नई चीज़ों को जानने का एक एहसास उसके अंदर होता है, तो खिलौना भी नए नए तरह का लेगा। इस उम्र के बच्चों को देखिएगा, आजकल सुपर हीरो ज़्यादा देखता है वो, वीर देखेगा, क्या नाम है, गट्टू बट्टू देखेगा, आजकल आयरन मैन का आता है, स्पाइडर मैन आता है, क्या क्या आता है, तरह तरह का। हल्क बोलेगा, वो हम नहीं सुने, आप नहीं सुने, वो सब सुना है वो। ऐसा ऐसा खिलौना जैसे बॉडी शॉडी वाला, उठा पटक वाला, मारपीट वाला, रोबोटिक गेम, इससे बच्चे का ज़्यादा प्रतीक पे ज़्यादा ध्यान देता है वो, इसमें इंटरेस्ट है उसका। और जहाँ तक बात है सी और डी की, अनुक्रमिक वर्गीकरण, वो तो करता ही है, वो कर ही लेगा वो, ठीक है। और डी है आपका संरक्षण, वो भी करता है, कर ही लेगा, 2 से 7 साल का बच्चा कर ही लेगा। लेकिन मेरा अप्रोप्रिएट आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ, वो भी करता है, सी के साथ वो भी करता है, डी के साथ वो भी करता है, लेकिन इंटरेस्ट किसमें है उसका? बी में है ना, प्रतीकात्मक में। तो प्रतीकात्मक खेल की तरफ उसका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। रूही कोई कैरेक्टर है और 3 पेंसिल दिखाए उसको, ठीक है। 3 पेंसिल दिखा दे तो मान लो हम इसको समझाने के लिए ऐसे कर दे रहे, 3 पेंसिल के लिए हम 3 कलर चूज कर लेते हैं ताकि सवाल आवे कम से कम। ये एक पेंसिल है रेड, समझ लेना, 3 पेंसिल है तो एक ब्लैक और एक ब्लू। किसको दिखाया गया है? रूही को दिखाया गया है। 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख से बड़ी है। तो मान लो ये क है और ये ख है। अब लग रहा है ये क जो है ख से बड़ी है। देखो यहाँ फिगर में क को बड़ा कर दिया और ख को छोटा कर दिया, नहीं छोटा, क इतनी बड़ी, ख छोटी। आगे क्या है? पेंसिल ग से बड़ी है और ये पेंसिल ख है, वो पेंसिल ग से बड़ी है। रूही है, 3 पेंसिल दिखाया गया, एक पेंसिल क है, एक पेंसिल ख है, एक पेंसिल ग है। तो क ख से बड़ी है ना बड़ी, और ख जो है वो ग से बड़ी है ना बड़ी, दिख रहा है सब सब, ग से बड़ी है। जब रूही ये निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, ये बोले क क्या है? ग से बड़ी है, ये क और ये ग, पहला वाला और तीसरा वाला, क ग से बड़ी है, तो वह जीन प्याजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? सवाल समझ में आ गया? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए क्रमबद्धता, ऑप्शन ए क्रमबद्धता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन बी स्कर्मक विचार, ऑप्शन डी परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। ठीक है, 4 ऑप्शन। इसमें बोला ना क्रमबद्धता, क्रमबद्ध अगर होगा तो क के बाद खाना होना चाहिए। कहते ये बड़ा, ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। क्रमबद्धता तो नहीं है। क्रमबद्धता होता तो ये बोलता कि ग सबसे छोटा, उससे बड़ा ख, उससे बड़ा क। एक तीनों को लेके चलता, तीनों को लेके चला है। अगर तीनों को लेके नहीं भी चला, कहीं 2 को लेके चला तो क्या दिक्कत है? चले ना 2 को लेके, लेकिन तब क के बाद ख आता, ग नहीं आता, या फिर ख के बाद ग आता। हाँ, ख अगर होता इन दोनों में से जिसको ले ले, ख के साथ ग लेता तो कहता ये बड़ा ये छोटा है, ख के साथ क ले कहता ये बड़ा ये छोटा है, दोनों। लेकिन बीच में गैप क्यों किया? गैप करता तो क्रमबद्धता की बात नहीं। क्रमबद्धता तभी होगी जब एक ऑर्डर में पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद करेंगे, तो क्रमबद्धता नहीं। क्रमबद्धता अगर बोला तो क का तुलना कभी ग से नहीं करता हो। ये हो सकता था ख की तुलना ग से करता, कोई दिक्कत नहीं था। क और ख की तुलना करता तो भी होता क्रमबद्धता, और ख और ग का करता तब भी होता। लेकिन जब क और ग कर रहा, ख नहीं करना, तो क्रमबद्धता तो नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरा है संरक्षण। संरक्षण करने जैसा कुछ है इसमें? कोई बोल रहा है कि पेंसिल चुरा लिया, कोई लेके भाग गया, ये वो, ऐसा सवाल में तो है ही नहीं। कौन किसको चोरी कर रहा है, कहाँ छिप गया है, कहाँ चुरा दिया?
चुराने छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है, तो संरक्षण तो बेकार कर दिया, उसे कोई लेना देना है ही नहीं। तीसरा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार हो सकता है। पॉजिटिव विचार या तो क अगवा के संदर्भ में कोई बात हो, उसके मन में चल रही हो, तो पॉजिटिव दिखा रहा है कि ये सबसे बड़ा है। किसी चीज को भी लेते हुए, कोई उदाहरण लेते हुए ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए इस चीज का उदाहरण ला सकता है। सकारात्मक पॉजिटिव विचार, विचार बता रहा है, अपना विचार उसके मन में जो भी है, उसको लगा ये सबसे बड़ा है तो दिखा रहा है ये सबसे छोटा है। कोई एक चीज उसको लगता होगा कि अच्छा गुण आना चाहिए, तो बता रहा है अच्छा गुण इस तरह से हो, सबसे ज्यादा हो, खराब गुण कम हो, निकल जाए, गौ की तरह निकल जाए। एक सोच उसके मन में क्या चल रहा हो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन विचार ला सकता है। विचार आ रहा है कुछ, तभी वो ये काम करके दिखा रहा है। कुछ भी करने में विचार आता है ना। लेकिन अब मान लीजिए ये सही होगा या चौथा डी बच रहा है। डी में क्या बोला जा रहा है? तो डी में बोला जा रहा है कि परिकल्पना। परिकल्पना तो जो सामने नहीं है उस पर करेंगे हम, जो सामने सामने है। इसमें कौन सी परिकल्पना वाली बात है? ये हम बनाए 3 पेंसिल है यहाँ पे, तीनों उसको दिख रहा है। इसमें परिकल्पना जैसा क्या है? सब दिख रहा है ना। परिकल्पना करने की चीजें नहीं है यहाँ पर, दिख ही रहा है। आधारित निगमनात्मक तर्क, तर्क लगाने की क्या बात है? यहाँ तर्क लगा रहा है, मानते हैं। कहाँ पर? एक दूसरे में तर्क लगा दिए, लेकिन परिकल्पना पे आधारित नहीं है। पेंसिल उसके सामने है तो परिकल्पना तो आएगा नहीं। मूर्त ऑब्जेक्ट है ना, अमूर्त कहाँ है? पेंसिल मूर्त ऑब्जेक्ट है, उसके सामने है, तो परिकल्पना तो हटा ही देंगे ना हम। तो ये हट गया, ए भी हट गया, बी भी हट गया, तो बचा कौन? सी बचा। अब सी कैसे सही होगा? तो बड़ा सकारात्मक विचार, अच्छा विचार है, कुछ विचार लेके सोचा है, बताया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। निम्न में कौन सा विकल्प प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। किसकी अवस्था को? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, की विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिखिएगा, बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के अस्थायी संबंध विचार विकसित होना। ऑप्शन बी, बच्चों में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट करना। ऑप्शन सी, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप में दर्शाना आरंभ कर देता है। और ऑप्शन डी, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। कौन सा ऑप्शन है? 7 से 11 साल वाला बच्चा होगा, इतना दिमाग नहीं है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है, बॉल उसका फेंका गया कहीं भी नाले में, इधर उधर गंदे जगह पे, प्रयास करेगा निकालने का। निकाल पाया तो ठीक है, नहीं निकाल पाया तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर देगा? आइंदा एक गेम नहीं खेलेंगे हम, नहीं निकाल पाएगा तो फिर तो खेलेगा या छोड़ देगा? वो उसके प्रभाव में खेल छोड़ देगा? वो कभी नहीं। अपना रिजल्ट ही उसका आता है। आप या हम या गार्जियन या कोई संभाल के रखेगा? वो खुद संभाल के रखता है उसको? होमवर्क डायरी क्या है नहीं है उसके डिस्कस करना चाहता है, गार्जियन देखता है क्या पढ़े नहीं पढ़े। पीटीएम पेरेंट्स जो मीटिंग होती है, कितना मतलब कारण प्रभाव पे बहुत ज्यादा फोकस वो नहीं करता। पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका, उसको छोड़ते हैं। आगे ऑप्शन क्या है? बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना। तर्क वाला जो विचार उसके अंदर है, अपने खिलौने को या अपने सामानों को या अपनी किताबों को, बच्चा पढ़ने वाला हो चुका है, खिलौने पे सीमित क्यों करें? किताब नहीं है, खिलौनों को बचाता है, किताब को नहीं बचाएगा। किताब फाड़ दिए, फाड़ने देगा? वो नहीं बचाता है। छोटा बच्चा किताब पकड़ ले गए, फट जाएगा, किताब बचा लेगा। वो किताब बचाता भी है, वो सेफ भी करता है, वो ठीक है, संरक्षित करता है। अगर उसे खिलौना भी कोई लेके जाएगा तो छोटे बच्चे वाला नेचर उसमें भी आ जाएगा, छीन लेगा, नहीं देगा, मेरा है चलो हटा, धक्का दे देगा, गिरा देगा। मतलब गिरा देगा तो ये नहीं सोचेगा छोटा बच्चा गिर गया, चोट उसको लग जाएगी। काम क्या था उसका? अपने खिलौनों को बचाना, उसे फोकस वो नहीं करना। तो दूसरा में जो बोला जा रहा है कि बालक संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना चाहता है, मतलब वो संरक्षित करना चाहता है चीज़ों को, बचाना चाहता है चीज़ों को, उसके लिए कोई काम वो कर रहा है। अब उसकी वजह से तार्किक विचारों का प्रकट होना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बस बैग उठा के पटक दिया, धूमधाम के मार दिया बच्चे को, छोटे बच्चे से खिलौना छीन रहा था, उससे धक्का मुक्की करके सामान छीन लिया, यही करेगा। तर्क है उसको कितना मारना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, समझ भी उसके अंदर है, तो हल्का मुल्का धक्का मुक्की करेगा, आपका सामान अपना ले लेगा। ये नहीं कि मार के ठूस थर के भरता कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। इसलिए कि विचार उसके अंदर है।
तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखेंगे। पहले बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है। सांकेतिक रूप में चीज़ों को आरंभ कर देता है, दर्शाना करता है, बिल्कुल तो करता है। ये सिंबॉलिकली अपने दोस्त को बुलाएगा, इशारे से बुला लेगा। अगर लगा कि गार्जियन नहीं जाने दे रहा है, कुछ वजह है, इशारा दे देगा, वो आ जाएगा, उसी को बुला लेगा, तुम ही आ जाओ, हमको नहीं जाने दे रहा है, ये तो करता है वो। लेकिन इस दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, सी वाला या बी वाला? सी वाला, बी वाला। और लेकिन चलिए एक और देखते हैं, डी वाला क्या है। सांकेतिक उपाय तो ना बचने बचाने का करेगा वो। डी वाला ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है उसका, जिसमें अपने खेल खिलौने को, किताबों को, सामानों को, सबको सुरक्षित करना चाहता है। ठीक है, खेलते हुए, ऐसा नहीं खेल छोड़ देगा वो, खेलते हुए चीज़ों को बचाएगा वो। अपना शौक भी नहीं छोड़ेगा, ईगो भी नहीं छोड़ेगा, इंटरेस्ट भी नहीं छोड़ेगा, रुचि भी नहीं हटाएगा वो। उन सब के बाद खेल खिलौने को भी सुरक्षित रखेगा, पढ़ने लिखने पर ध्यान देगा। अगर उसके पेरेंट्स ने कह दिया तुम बहुत टीवी देख रही ना, आज तुम्हारा खेल बंद, तुम पढ़े नहीं हो आज, अब जो कल से तुम्हारा जाना बंद, अब पढ़ के भी दिखाएगा वो, उसको खेल नहीं छोड़ना है। तर्क है उसके अंदर, इसलिए थोड़ा देर पढ़ भी लेगा ताकि आपको सेटिस्फाई करे कि देखो मामा हम पढ़े हैं, अब खेलने दो, देखो मामा हम पढ़ लिए, अब ये गेम देखने दो, अब ये टीवी चलने दो, ये कार्टून लगने दो। तो ये आपके सामने हिंट्स वो कर लेता है, बी वाला ऑप्शन करता है। लेकिन सी वाले से अच्छा बी वाला ऑप्शन है। डी क्या है? डी है तार्किक विचारों को विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। तार्किक तो इतना तार्किक वो नहीं है कि विभिन्न प्रारूप बनाता रहे, हर चीज़ रोल मॉडल बन जाए वो आपके सामने, इतना शो कर दे, वो नहीं करेगा। तार्किक तो इसके बाद वाला है, फॉर्मल है। तो डी नहीं होगा, पहला ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बच गया दो, बी और सी दोनों सही है। लेकिन दोनों में ज़्यादा सही कौन है? तो बी ज़्यादा सही है, इसलिए हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। इसलिए एक ऑप्शन जो देता है विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सी भी गलत नहीं है मेरा, मगर मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो मेरा बी हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कहाँ जाएगा? बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन 10 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? लंबा कथन सब है, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। चरणों को क्रम, चरणों जो भी विकास का क्रम है सीखने का, उसको संज्ञानात्मक क्रम को, ठीक है ना, चरणों को क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है। सांस्कृतिक संदर्भ क्या हुआ? हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ का कोई बच्चा होगा तो मुस्लिम कल्चर से अवगत होगा। आप हिंदू हैं, हिंदू कल्चर का जो बच्चा होगा तो वो हिंदू रीति रिवाज से पता होगा। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन है, सबका एक कल्चर है, लाइफ स्टाइल है जीने का, कैसे डे टू डे लाइफ जी जाती है, कैसे पूजा पाठ होती है, किस तरह का कॉस्ट्यूम पूजा में पहना जाता है, किस तरीके से मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अपने से अपने बड़ों से अपने घर में कैसे बात करते हैं, ये सारा नॉर्म संस्कृति के अंदर ही आता है ना। कहाँ सीखेगा वो? घर में सीखेगा वो, बड़ों से सीखेगा वो, समाज में सीखेगा वो, स्कूल में सीखेगा वो, सोसाइटी में सीखेगा वो। स्कूल जेंडर सोसाइटी के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को सीखेगा, है ना। प्याजे ही नहीं, सोशलाइजेशन की बात तो भाई उसकी भी करते हैं, वो भी बोलते हैं बच्चा वहीं से सीखेगा। वो तो एमपीओ की बात करते हैं, कोई सीनियर होगा जो जान रहा है उसका नकल करेगा, अनुकरण करेगा, उससे सीख लेगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें तो बोल रहा है कि ऑप्शन ए कि चरणों को का जो क्रम है वो बच्चों में सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार अलग अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। एक ऑप्शन ये लगभग सही लग रहा है। ऑप्शन बी में जाते हैं। बी ऑप्शन है, उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है। ऐसे साधारण शब्दों में प्रगति विकास दोनों एक सा लगता है, लेकिन प्रगति को लोग ऐसे ही लगता है डेवलपमेंट, तरक्की, पैसा, रुपया, नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, इतने चीज़ों से देखता है। इतने चीज़ों को क्रम में लाना बहुत बाद की चीज़ है, तुरंत की चीज़ नहीं है। जहाँ विकास की बात हो रही है सिर्फ, है ना, तो विकास तो बच्चा जो खेल खेल रहा है उसमें विकास कर रहा है, जहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसमें विकास कर रहा है, मतलब हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ विकास वो कर रहा है। प्रगति एक अलग टर्म है। प्रगति क्या है? विकास का अंतिम पद हो सकता है जब बहुत बहुत विकास हो गया, बहुत नॉलेज में विकास हुआ, बहुत खेल में विकास हुआ, बहुत पढ़ने लिखने में विकास हुआ, बहुत अपनी हैबिट्स में विकास किया,
और एक गोल तक पहुंच गए तो जाके प्रगति आपको लग रहा है कि आपको मिल गई, सेटिस्फेक्शन तक आप पहुंच गए, आपको जहां जाना था शायद वहां पहुंच गए। तो ये ऑप्शन में बोला जा रहा है कि विकास की तुलना में प्रगति ज्यादा होता है। तो ऐसा है क्या, प्रगति ज्यादा हो जाएगा, विकास कम हो जाएगा? विकास ही ज्यादा होगा ना, प्रगति कम होगा। वो तो अंतिम चरण में होता है प्रगति, अभी कैसे हो जाएगा? अंतिम चरणों, भले चरण नहीं, अंतिम चरणों में से एक है। लास्ट की अवस्था में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, सारी चीज हो गया, सीटेट हो गया, अब क्या बीपीएससी है। एक अनुमानित हम अपने स्कोप तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वो हो रहा है। हाँ, प्रगति हो रहा है ना, लेकिन बोल रहा है प्रगति को मुख्य बता रहा है और विकास को बैक कर दे रहा है, तुलना कर रहा है ना। ये बोला प्रगति हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, मतलब तुलनात्मक। ऐसा कैसा? प्रगति ना बाद में आएगी, प्रगति पहले आ जाएगी, तब पहले विकास आएगा, पहले प्रगति आ जाएगी। वही तो बोल रहा है, ऑप्शन घुमा रहा है इसलिए ना कि किसमें फोकस किया जा रहा है। इसमें प्रगति पे पहला फोकस है, विकास पे कम, जबकि विकास के बाद प्रगति का हिस्सा आएगा। और हम ये नहीं बोल रहे कि अंतिम प्रगति आपको नौकरी मिल जाना ही होगा, आप स्टेप वाइज जाइएगा ना। पहले बीएड हो गया, पहले डीएलएड हो गया, उसके बाद सीटेट हो गया, उसके बाद बीपीएससी हो गया, उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू हो, पता नहीं क्या करे नहीं करे, उसके बाद आप रुक जाएगा क्या? अभी जो टीचर ऑलरेडी जॉब पर है वो रुक जाएंगे, वो डिमांड कर रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं ना कि हमको भी समान वेतन मिले, हमको भी मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, हमको राजकर्मी का अधिकार चाहिए। ये प्रगति का हिस्सा है ना, लेकिन विकसित नहीं हो गया वो विकास तो कर चुके हैं, वो टीचर तो बन चुके हैं, समाज में पहचान है उनकी। टीचर बनने के बावजूद भी प्रगति चाह रहे हैं वो, ठीक है ना। तो विकास ज्यादा होगा, प्रगति तो अंतिम अवस्था में, इसलिए ये प्रगति को ऊपर ला रहा है। इसलिए प्रगति वाला जब ऊपर बोल रहा है विकास के ऊपर, तो वो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं हुआ मेरा, बी भी नहीं हुआ। आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया है। 5 चरण, जिनका जो 5 चरण है, 4 ही चरण है ना। संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण कौन कौन से हैं प्याजे में? 4 चरण है, 5वां चरण कहाँ से आ गया? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जब ए गलत है, जब बी गलत है, जब सी गलत है, तब तो इसका डी होना चाहिए। मगर जब सबको देखा तो डी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, डी को भी देख रहे थे। डी क्या है? डी बोल रहा है, डी में कह रहा है ऑप्शन कि अलग अलग चरणों का प्रस्ताव, चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। ये बोल रहा है चौथे में कि चरण जो भी है, जिस स्तर पे आता हो, जिस एज में आता हो, जिस आयु सीमा में आता हो, जिस तरह की विशेषताओं के साथ आता हो, वो परिवर्तित नहीं होगा। वो सब बच्चों में होता है, वो सब बच्चों में होगा, वो तो होगा ही, उससे दिक्कत नहीं है। करना क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, बच्चे को हर चरण से गुजरना ही पड़ेगा। ये चरण कितना है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये जितना भी चरण है उन सब चरण की बात कर रहा है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। विकास के क्रम में, सवाल आपका क्या था, कौन सा कथन सही है? विकास के क्रम में, विकास के सिद्धांत के क्रम में। तो विकास का सिद्धांत ये बताता है कि उसका जितना चरण है, सब चरण को लेकर चलना पड़ेगा। किसी भी चरण में विकास होगा ही, और उसके साथ बच्चे का विकास होगा, उसकी तरफ बच्चा बढ़ेगा। तो कौन सही लग रहा है आपको? चरण डी सही, ठीक है। लेते हैं 10 क्वेश्चन पर ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम इसके अलावा भेज देंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, ज़्यादा ग्रुप में चला जाएगा आपको। ये 10 क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस किया है वो है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, वो हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा अगर वो समझ में खुद ब खुद आ गया, जैसे हर चरण को डिस्कस किया, हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया, वैसे घर पे सोचिएगा, तभी जाकर के एग्ज़ाम को समझिए क्वालिफाई आसानी से करेगा। क्योंकि अब क्या है, अब अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये तो क्लियर है कि क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट देगा इस बार, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। ये नहीं बोल रहे सीटीईटी को बोला ये बात, हमको ऐसा इसलिए लग रहा है कि अब उतने सारे क्वेश्चंस को बनाने की जो होड़ थी, भीड़ थी, वो हट गई है। अब उनको एक सेट बनाना है, एक डेट बनाना है। मगर साथ साथ ये भी देखिएगा कि जिस तरह बीपीएससी चीज़ों को लॉन्गेट कर रही है, सीटेट भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर नहीं होता है ना, तो सरकार का भी इंस्ट्रक्शन सारा होगा। अब उसको ये देखना होगा कि जब बच्चा बीपीएससी के थ्रू जाएगा ही, सरकार का हस्तक्षेप हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीटेट को ये तो पता है कि अब बच्चा यहाँ से जाने के बाद वो क्रैक करेगा, तो अब क्वेश्चन का लेवल ये डिफिकल्ट देगा, डिफरेंटली देगा। तो अब क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल का मतलब क्या है, चैप्टर जो पढ़ाना है प्याजे
तो नहीं, जो पढ़ाना है जो चीज़ वही पढ़ाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि जो पढ़ाना है उससे हटा के दूसरा चीज़ पढ़ा देगा वो, नहीं, वो नहीं कहना है। जो पढ़ाना है सिलेबस वही ना देगा, उससे हट के तो नहीं दे देगा। तो करेगा क्या कि उसी में क्वेश्चन को ट्विस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा कि उसमें जितना बच्चा क्वालिफाई कर सकता है वो रीजनिंग्स के साथ करे। कुछ मैथ वाले जो क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में जैसे हैं, उन सब में क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाएगा। ये सब याद रखिए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन जोड़ देगा, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन जोड़ेगा, डाइस वाले क्वेश्चन जोड़ेगा, ये सब करेगा। तो आप क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा।